नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर शर्मा राइजिंग स्टार कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे भारत के एक नए टॉपिक भारत का नामांकन। भारत का नामांकन किस प्रकार से रखा गया, किस तरीके से रखा गया, उसकी बात करेंगे। जुड़ जाइए दोस्तों मेरे साथ एक बार। मैं आपसे चर्चा करूंगा भारत के नामांकन के बारे में कि किस प्रकार से भारत का नामांकन रखा गया, क्योंकि भारत को प्राचीन समय से अलग अलग नामों से जाना गया। जिस प्रकार से भारत को प्राचीन समय में विश्व गुरु भी कहा गया, आज भी वर्तमान में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। जबकि हम बात करें, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो एक भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। जबकि बात करें, भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब, भारत को एक विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, भारत को एक आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। और किस प्रकार से फिर भारत शब्द हमारे चलन में आया और किस प्रकार से फिर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इंडिया। जबकि इसी भारत के लिए दो शब्दों का और प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक शब्द से हम परिचित हैं, जिसे हम लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, और एक शब्द अल हिंद के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान। याद रखिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं और एक नाम है अल हिंद। इस तरीके से दोस्तों हम प्रत्येक नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत को अलग अलग नामों से जाना गया, अलग अलग नामों से जाना गया, जिस नामों में से एक विश्व गुरु, विश्व गुरु के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा, उसके बाद में आर्यावर्त के नाम से, उसके बाद में भारत के नाम से। यह भारत नाम भी कैसे आया इसकी भी चर्चा करेंगे। एक नाम है इंडिया और एक नाम मिलता है हमें हिंदुस्तान। जबकि अगर बात करते हैं, अल हिंद शब्द का प्रयोग भी भारत के लिए किया गया है। तो इन सभी नामों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक एक नाम की हम चर्चा करते हैं, तो एक एक नाम के ऊपर लेकर के चलते हैं हम लोग। देखिए, पहले नाम की चर्चा करेंगे, विश्व गुरु। भारतीय प्रधानमंत्री आज भी कहीं पे जाते हैं, नरेंद्र मोदी, तब भी यह बात बोला जाता है कि भारत एक विश्व गुरु है। और उसी प्रकार से इस नाम की चर्चा करेंगे कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। इस नाम के ऊपर हमें दो तर्क मिलते हैं। पहला तर्क मिलता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि भारत विश्व का एक प्राचीन देश है। भारत विश्व का एक प्राचीन देश है। भारत विश्व का एक प्राचीन देश है, एक प्राचीन देश, प्राचीन देश है। जबकि याद रखिए, भारत को विश्व गुरु कहने का मतलब यह भी है कि प्राचीन देश तो है ही, जबकि यहां प्राचीन काल की, यहां प्राचीन काल में मानव सभ्यता एवं संस्कृति अपनी चरम सीमा पर रही है। कहने का मतलब, भारत में प्राचीन काल में जो मानव सभ्यताएं पनपी थी, फली थी, फूली थी, मानव संस्कृतियां पहली बार आई थी, वो अपनी चरम सीमा पर रही हैं। भारत में चरम सीमा पर रही हैं।
अतः भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है। विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, मैं फिर से चर्चा करूं दोस्तों, तो बड़ी बात तो यह आती है कि विश्व गुरु कहते क्यों हैं। विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है कि भारत विश्व का एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में यहाँ पर मानव बस्तियाँ व संस्कृति, मानव सभ्यता व संस्कृति अपनी चरम सीमा पर रही है और इसी कारण से भारत को विश्व गुरु की एक संज्ञा दी जाती है। हम पहले नाम की चर्चा कर चुके हैं, अगले नाम की चर्चा करेंगे और उस अगले नाम को लेकर के आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत विशालता और विभिन्नता के कारण, विशालता एवं विभिन्नता के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को विशालता व विभिन्नता के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं। कुल 5 देश आते हैं। इन 5 देशों के ऊपर चर्चा करें तो एक तो भारत, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक नेपाल और एक भूटान। मैं फिर से चर्चा करूं, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि विशालता व विभिन्नता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, जबकि इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल देशों की संख्या 5 आती है, जिनमें से एक भारत, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक नेपाल और एक भूटान। ये 2 नामों की चर्चा करी हमने। हम तीसरे नाम की बात चर्चा करते हैं दोस्तों, और उस तीसरे नाम जिसे हम वाकिफ भी हैं, आर्यावर्त। आर्यावर्त। हम 2 नामों की चर्चा कर चुके हैं। एक नाम जिसे विश्व गुरु के नाम से कहा गया भारत को, एक नाम जिसे आर्यावर्त कहा गया, और हम दूसरे नाम की अगर बात करें, तीसरे नाम की बात करें तो आर्यावर्त। अब आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यों का निवास स्थान होने के कारण याद रखिए, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। अगर मैं चर्चा करूं इस आर्य शब्द की, तो याद रखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन। कुलीन भी कह सकते हैं, उत्तम कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, अभिजात्य कह सकते हैं। और याद रखिए इस आर्यावर्त के बारे में, जो आर्यावर्त भारत को कहा जाता है, इस आर्यावर्त के बारे में हमें एक मत मिलता है और उस मत में मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य माना जाता है। मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य माना जाता है। कहने का मतलब मैक्स मुलर बताता है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, यहाँ के मूल स्थान के नहीं थे। आर्य भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? तो याद रखिए ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया। आर्य मध्य एशिया से कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व। कहने का मतलब है कि मैक्स मुलर कहता है कि आर्य मध्य एशिया से 1500 ईसा पूर्व आए थे, और इन आर्यों ने जब
मध्य एशिया से आए, तो इन मध्य एशिया से जब इनका जो आने का जो मार्ग था, अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत से होते हुए ये भारत में आते हैं। और भारत में इनका सर्वप्रथम जो आवास था, उस आवास को हम सप्त सेंधुए कहते हैं, सप्त सेंधुए प्रदेश कहते हैं, सप्त सेंधुए प्रदेश। मैं फिर से चर्चा करूं, मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि भारत को एक नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है आर्यावर्त। अब भारत को आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। जबकि अगर बात करें हम आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्तम, अभिजात्य। आर्य भारत में आए थे, इस बारे में एक मत देने वाला है मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर ने मत दिया था कि ये मध्य एशिया से आए थे, ये 1500 ईसा पूर्व आए थे, ये हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से आए थे। और याद रखिए, इन्होंने भारत में अपना जो क्षेत्र बनाया था, उस क्षेत्र को बोला जाता है सप्त सेंधुए प्रदेश। उन्हें उस क्षेत्र को बोला जाता है सप्त सेंधुए प्रदेश। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस सप्त सेंधुए प्रदेश की, तो देखिए सप्त सेंधुए प्रदेश भारत में सप्त सेंधुए प्रदेश, अगर हम सप्त सेंधुए प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो एक भारत की एक नदी जिसे हम सिंधु के नाम से जानते हैं, सिंधु, और इसकी 5 छोटी सहायक नदियां, जिनमें से पहली नदी आती है जिसे बोलते हैं हम झेलम नदी, उसके बाद में आती है जिस नदी का नाम बोला जाता है चिनाब नदी, उसके बाद में आती है रावी नदी, उसके बाद में आती है व्यास नदी, और उसके बाद में आती है सतलज नदी। याद रखिए, व्यास नदी, सतलज नदी और ये सभी नदियां मिलकर के एक साथ पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के मिलती हैं। और इसके बाद में ये 6 नदियां हैं, जिसमें से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इनके दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। और इन 7 नदियों को सप्त सेंधुए के नाम से जाना जाता था, और इसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, ये हमारा सप्त सेंधुए प्रदेश था। और याद रख लीजिए आप इस बात को भी लेकर के, मैं एक क्वेश्चन की और बात कर जाऊं आपसे, तो याद रखिए 5 दोआब इसीलिए प्रसिद्ध है हमारे पंजाब के लिए, जिसे हम लोग पंजाब बोलते हैं। और वो पंजाब के लिए 5 दोआब, जिसमें से एक सिंध सागर, सिंध सागर, एक है चाज, एक है रेचना, एक है बारी और एक है बिस्त। याद रखिए, ये 6 नदियां 5 दोआबों का निर्माण करती हैं, और 5 दोआबों की भूमि, जिसे हम लोग पंजाब कहते हैं, ये 5 दोआबों की भूमि बनाती हैं, सिंध सागर, चाज, रेचना, बारी और बिस्त। और इसी वजह से सबसे पहले आर्य किस क्षेत्र में आकर के अपना मूल निवास बनाते हैं, मूल क्षेत्र बनाते हैं, जिस क्षेत्र में बसावट बसते हैं, वो क्षेत्र था सप्त सेंधुए। और ये 7 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसे सप्त सेंधुए प्रदेश कहा जाता है। और इसी प्रकार से ये आर्यावर्त आया। मैं आगे चर्चा करूं आर्यावर्त के बाद में, तो वो चर्चा में आता है भारत। 3 नामों की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। एक विश्व गुरु की बात कर चुके हैं,
एक भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर चुके हैं और एक आर्यावर्त की बात कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की। ये भारत नाम किस प्रकार से आया, किस तरीके से आया, हम इसकी चर्चा करेंगे। और अगर मैं इस नाम की चर्चा करूं तो याद रखिए इसके लिए हमारे पास में 4 प्रमाण हैं। इन 4 प्रमाणों में पहला प्रमाण ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेद जब लिखा गया था उस समय ऋग्वेद कालीन जन भरत के नाम पर बताया जाता है कि ऋग्वेद कालीन जन भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। ऋग्वेद हमें यह प्रमाण देता है कि एक जन भरत नाम का एक राजा हुआ करता था और इस राजा के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। जिसमें से हमारे पास में दूसरा प्रमाण है ब्राह्मण ग्रंथ। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो एक राजा था, राजा दुष्यंत, जिसकी रानी का नाम था शकुंतला। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला और इनसे एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था भरत। और याद रखिए ब्राह्मण ग्रंथ ये बात बोलते हैं कि दुष्यंत तथा शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। यह हमारे पास में दूसरा प्रमाण है। अगर हम तीसरे प्रमाण की बात करें तो तीसरे प्रमाण में जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करते हैं और जिसका नाम था ऋषभदेव। याद रखिए जैन ग्रंथों के अनुसार अगर भारत का नाम जो रखा जाता है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ये ऋषभदेव अयोध्या के राजा होते थे। अयोध्या के राजा और इस ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र, जिसमें से एक पुत्र का नाम मिलता है ऋषभदेव, जिसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम मिलता है भरत और एक पुत्र का नाम मिलता है गौतमेश्वर। बाहुबली। और याद रखिए जैन ग्रंथ ये बात बोलते हैं कि इस ऋषभदेव के एक पुत्र भरत ने उत्तर भारत में शासन किया। जबकि गौतमेश्वर बाहुबली ने दक्षिणी भारत में शासन किया। ये जैन ग्रंथों के प्रमाण हैं। मैं फिर बात बोल रहा हूं, हमारा भारत का नाम भारत किस प्रकार से आया, जिसके बारे में हमें एक प्रमाण ऋग्वेद देता है जन भरत के नाम पर, एक प्रमाण देता है हमें, इस बारे में ध्यान रखना, एक प्रमाण हमें देता है जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर। एक जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो ऋषभदेव, और ऋषभदेव अयोध्या का राजा था और जिसके 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम भरत और एक पुत्र का नाम था गौतमेश्वर बाहुबली। याद रखिए
इस भरत ने उत्तर भारत में शासन किया और जबकि गौतमेश्वर बाहुबली ने दक्षिणी भारत में शासन किया था। इसमें बाद में हमारे पास में एक प्रमाण और है और उस प्रमाण में बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ भारत का जो नामांकन है, भारत का नाम है कि भारत का नाम किस तरीके से आया। अगर बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं तो याद रखिए बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं कि विश्व में सप्त महाद्वीप 7 महाद्वीप थे और जिनमें से एक महाद्वीप, सप्त महाद्वीपों में से एक महाद्वीप जिसे बोला गया था जम्बूद्वीप। और याद रखिए ये जम्बूद्वीप जिसके 9 खंड थे और उस 9 खंड में से इन 9 खंडों में से एक खंड का नाम भरत खंड था। मैं फिर से बात कर रहा हूं, बौद्ध ग्रंथ भारत का नामांकन अलग प्रदर्शित करते हैं। जिन अलग बौद्ध ग्रंथों में जो भारत का नामांकन है, इसने बताया कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक महाद्वीप जम्बूद्वीप, जिस जम्बूद्वीप को वर्तमान में आप लोग एशिया बोलते हैं, ये एशिया बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए इस जम्बूद्वीप के कितने खंड मिलते हैं? 9 खंड, और इन 9 खंडों में से एक खंड का नाम है भरत खंड और इस प्रकार से भारत का नाम भारत पड़ा था। कहने का मतलब मैं फिर चर्चा कर रहा हूं, इसके ऊपर हमारे पास में एक प्रमाण और एक क्वेश्चन और कर सकता है हमारे से। जब सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है, इस चीज़ को लेकर के आती है कि अगर इसके बारे में एक पुस्तक के ऊपर चर्चा कर ली जाए भारत के बारे में, तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि भारत की पहली पुस्तक कौन सी थी जिस पुस्तक में सर्वप्रथम भारत लिखा हुआ था या भारत लिखा हुआ मिलता है। मैं फिर से बात कर रहा हूं आपसे बारे में कि भारत शब्द पहली बार किसकी पुस्तक में लिखा हुआ था, किसके बारे में? तो याद रखिए पाणिनि एक लेखक हुए हैं और जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अष्टाध्यायी। और याद रखिए यह अष्टाध्यायी एक मात्र ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में सर्वप्रथम भारतवर्ष लिखा हुआ मिला था। भारतवर्ष लिखा हुआ था। भारतवर्ष लिखा हुआ था। मैं फिर से चर्चा करूं, भारत के बारे में मैंने चर्चा करी है और भारत के बारे में जो नाम आते हैं उनके हमारे पास में 4 प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण हमारे पास में ये मिला कि ऋग्वेद में जन भरत के नाम पर, दूसरे प्रमाण के रूप में मिलता है हमें ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथों में दुष्यंत व शकुंतला का पुत्र के नाम पर। तीसरे प्रमाणों की अगर बात करते हैं तो उस प्रमाणों में मिलता है हमें जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथों में यह बताया गया है कि ऋषभदेव जो अयोध्या का राजा हुआ करता था, उसके 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम भरत और एक का नाम गौतमेश्वर बाहुबली। इस भरत ने उत्तर भारत में शासन किया और गौतमेश्वर बाहुबली ने दक्षिणी भारत में शासन किया और इस कारण से इसे भारत बोला गया। एक मैंने बात करी आप लोगों से जिनमें बौद्ध ग्रंथों की बात करी। बौद्ध ग्रंथों में इसके बारे में यह बताया जाता है कि 7 महाद्वीप थे, जिनमें से एक महाद्वीप का नाम जम्बूद्वीप था और उस जम्बूद्वीप के भी 9 खंड थे और 9 खंडों में से एक खंड का नाम भरत खंड था। और इस प्रकार से भारत का नाम ये जम्बूद्वीप के एक खंड के स्वरूप में मानते हैं। जबकि मैंने एक क्वेश्चन भी किया और मैंने एक बात भी बताई, और जिस बात के बारे में प्रमाण आपको पता भी रहने चाहिए, और वो प्रमाण ये रहता है कि भारत की ऐसी किस विद्वान की पुस्तक है जिस पुस्तक में सर्वप्रथम में भारतवर्ष लिखा हुआ था। तो पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। तो याद रखिए हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। और बात करें हम इंडिया शब्द की कि भारत में इंडिया शब्द किस प्रकार से आया, इस बारे में चर्चा करें।
इंडिया शब्द की अगर बात करते हैं तो यह शब्द इंडस से बना है, और जिसका संस्कृत में अर्थ देखते हैं तो संस्कृत में इसका जो अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं सिंधु। जिसका संस्कृत में अर्थ देखते हैं तो वह अर्थ निकलता है सिंधु। जबकि याद रखिए, इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। याद रखिए, यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडिया शब्द इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और मैं इस बारे में बोल रहा हूं कि संस्कृत में सिंधु कहते हैं, लेकिन इंडिया शब्द का अगर पहली बार प्रयोग किसने किया, बड़ी बात हो जाती है। और मैं जिस टॉपिक को लेकर के बात कर रहा हूं आपसे, वो टॉपिक इतना गहरा है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश के वासी हैं, जिस देश को हम बार बार भारत, कभी हम आई एम इंडियन बोलते हैं, आई एम भारतीय बोलते हैं, ये भारत, ये इंडिया, ये शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया था, इनके बारे में चर्चा है। और सबसे बड़ी बात है इंडिया। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं अगले नाम को लेकर के, तो वह है हिंद तथा हिंदुस्तान। हिंद तथा हिंदुस्तान, यह हिंद तथा हिंदुस्तान भारत को किस तरीके से बोला गया था? भारत में मध्यकालीन लेखक तथा अरब यात्री भारत में मध्यकालीन लेखक तथा अरब यात्री जब भी भारत में आए, उन भारतीयों के लिए उन्होंने हिंद देश के वासी या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब, भारत के लिए हिंद तथा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मध्यकालीन लेखकों तथा अरब यात्रियों के द्वारा किया गया था। और याद रखिए, इसी कारण से भारत को वर्तमान समय में हम ऐसे भी बोलते हैं हिंदुस्तान। किसके नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान। तो याद रखिए, इस बारे में भारत को भारत भी बोला जाता है। ये भारत नाम कैसे आया, इसके 4 प्रमाण हैं हमारे पास में। हमने कहा इंडिया शब्द इंडिया इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानियों ने किया। हिंद तथा हिंदुस्तान, मध्यकालीन लेखक तथा अरब यात्री, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंद तथा हिंदुस्तान कहा। और एक शब्द और मिलता है जिसे हम कहते हैं अल हिंद, जिसे क्या बोला जाता है? अल हिंद। और याद रखिए, अल हिंद शब्द की बात करते हैं तो एक अरब विद्वान हुआ करते थे। अरब विद्वान जिसे अल बरूनी कहा जाता है, और इस अल बरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, तारीख अल हिंद। फिर से देखिए, मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक शब्द है कि भारत के लिए अल हिंद भी कहा गया है। किसने कहा? अल बरूनी ने। कहाँ का निवासी था? अरब विद्वान था, जिसने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में सर्वप्रथम अल हिंद शब्द का प्रयोग किया था। तो भारत के बारे में खूब सारे अलग अलग नामों की चर्चा की गई है। भारत के बारे में, जिसमें हमने बोला कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत के बारे में चर्चा की है, जिसे भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और याद रखिए, अगर मैं इसके बारे में एक चर्चा और करूं आपसे, तो इस बारे में ध्यान रखिए आप, मैंने आपसे चर्चा करी थी, अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप किसके द्वारा कहा गया था, तो इस बारे में भी आप ध्यान रखिए, डॉक्टर
केसी के द्वारा ये पहली बार नाम दिया गया था। डॉक्टर केसी के द्वारा ये पहली बार नाम दिया गया था, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। फिर बाद में इसे आर्यावर्त कहा गया, इसे आर्यावर्त कहा गया, आर्यों का मूल स्थान होने के कारण। फिर इसे कहने का मतलब भारत बोला गया, फिर इसे इंडिया कहा गया, फिर इसे हिंदुस्तान कहा गया। और कहने का मतलब है इन नामों को लेकर के एक चर्चा तो मैंने नामों को लेकर के की, लेकिन मैं इसके ऊपर एक चर्चा और करूं। और उन चर्चाओं में अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में इन इतने नामों में से किस नाम की चर्चा की गई है, तो अगर मैं इन नामों को लेकर के चर्चा करूं भारतीय संविधान में, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर 1, जिस अनुच्छेद नंबर 1 में 2 नामों की चर्चा की गई है, एक भारत तथा एक इंडिया, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। और मैं फिर चर्चा कर रहा हूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 में भारत तथा इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो चर्चा थी भारत के नामों पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोपीय जो इतिहासकार है, इन इतिहासकारों ने अपनी कई पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों में उन्होंने चर्चा भी करी है कि भारत की खोज भी की गई है। अरे अगर इसी खोज के बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं तो याद रखिए, एक पॉइंट लेते हैं भारत की खोज। इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। अगर भारत की खोज पे चर्चा करते हैं हम, तो एक बड़ा नाम निकल करके आता है, क्योंकि हमने कई बार बात सुना भी है, कई बार हम किताबों में भी देखते हैं, हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि भारत की खोज की गई किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई। इस बात के ऊपर चर्चा करें हम लोग, तो बड़ा नाम निकल करके आता है कि एक पुर्तगाली कमांडर, पुर्तगाली यात्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा, जिसे क्या कहते हैं, वास्को डी गामा। और ऐसा बताया जाता है कि भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के द्वारा कब की गई थी? 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को की गई थी भारत की खोज। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं इस वास्को डी गामा की कि किस प्रकार से ये पुर्तगाल से भारत पहुंचा, तो याद रखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल से जब चला था तो ये अफ्रीका के कहने का मतलब अफ्रीका में एक मालिंदी बंदरगाह के ऊपर आता है, जहां पर इनकी भेंट एक गुजराती व्यापारी जिसे बोला जाता है कानजी भाई मालम, इस गुजराती व्यापारी की सहायता से वास्को डी गामा अफ्रीका के एक बंदरगाह जिसे मालिंदी बंदरगाह बोलते हैं, इस बंदरगाह से ये भारत की ओर आता है और भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। और ये कालीकट बंदरगाह केरल के अंदर स्थित है। और याद रखिए उस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय केरल का शासक कौन था, एक क्वेश्चन की बात करते हैं केरल का शासक, और उस समय दिल्ली के ऊपर शासन या दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था, 2 क्वेश्चनों की चर्चा। क्योंकि वास्को डी गामा ने
अगर भारत की खोज की, और कब की? 20 मई 1498 में ये वास्को डिगामा अफ्रीका के मालिंदी बंदरगाह से एक गुजराती व्यापारी कांजी भाई मालम की सहायता से ये कालीकट बंदरगाह केरल उतरते हैं। उस समय केरल का जो राजा था वो था जैमोरिन, जबकि उस समय दिल्ली का जो बादशाह था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं इस बात को लेकर के। भारत की खोज किसने की? पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। लेकिन एक बात और याद रख लीजिए, वास्को डिगामा भारत में 2 बार आया था, और दूसरी बार 1503 में आया था। 1503 में आया था। तो याद रखिए आप इस बात को लेकर के, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा अफ्रीका के मालिंदी बंदरगाह के ऊपर आते हैं, जहां पर इनकी भेंट गुजराती व्यापारी जिसे हम कांजी भाई मालम बोलते हैं, और कांजी भाई मालम की सहायता से ये कालीकट बंदरगाह के ऊपर आते हैं केरल के अंदर। और उस समय केरल का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था जैमोरिन, और उस समय दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था सिकंदर लोदी। अतः भारत की खोज की अगर चर्चा की गई तो भारत की खोज किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा नहीं की गई, मैंने ये बात करी। और ये खोज कब की गई थी? 20 मई 1498 में वास्को डिगामा। इसके बाद में एक पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। कभी आपने इस चीज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन यह भी बात पता चलनी चाहिए हमें भारत के बारे में, क्योंकि हम उस भारत के वासी हैं और जिनके ऊपर चर्चा करें, और वो है मानचित्र। अगर मैं इस मानचित्र के ऊपर चर्चा मैं भारत की करूंगा, लेकिन अगर मानचित्र के ऊपर आऊं मैं कि ऐसा पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया, विश्व के मानचित्र पर पहली बार भारत दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था, या फिर बाद में हमारे माइंड में ऐसे चले कि पहली बार भारत का मानचित्र किसने बनाया हो, या फिर हम ऐसे भी बोल दें कि आधुनिक भारत का मानचित्र किसने बनाया हो। जैसे आपने देखा होगा अभी हमारा एक नया संसद भवन बना है दिल्ली में, और जिस संसद भवन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा एक नया नक्शा लगाया गया, एक नया मानचित्र लगाया गया, जिसके बारे में हम ऐसा बोलते हैं कि ये नया नक्शा, जिसे एक नया नाम दिया गया, और उस नए नाम को हम बोलते हैं अखंड भारत। उसी नाम को लेकर के अगर मानचित्र की प्रणाली को लेकर कि एक क्वेश्चन तो विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो याद रख लीजिए, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र एनाकजी मेंडर के द्वारा बनाया गया था। पहला ही क्वेश्चन कि विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, और दूसरा क्वेश्चन यह निकल करके आता है कि विश्व के मानचित्र पर भारत किसने दर्शाया था? भारत किसने दर्शाया था? तो याद रख लीजिए, विश्व के मानचित्र पर भारत सर्वप्रथम दर्शाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था टोलमी। और याद रखिए, ये तो बात हुई विश्व के मानचित्र पर, जबकि अगर हम बात करते हैं भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया? अन्ना विल्ले के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? अन्ना विल्ले के द्वारा। और एक और क्वेश्चन जिसके बारे में चर्चा करें कि आधुनिक भारत का मानचित्र
कब बना था अगर पूछ लिया जाए तो 1 मई 1870 को, और 2 व्यक्तियों के सहयोग से बना था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम था विलियम लैबटल और एक व्यक्ति का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। जबकि मानचित्रों के ऊपर भी चर्चा करी मैं, और इस बारे में ध्यान रखिए, ये नामांकन, ये चर्चाओं के बारे में, मानचित्र प्रणाली के बारे में फिर से आपके सामने मैं एक टॉपिक लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।